वेलकम टू जेके क्लासेस। देखिए वर्ब का सेकंड लेक्चर है हमारे पास। आज हम टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने मॉडल्स के बारे में पढ़ा था। टेंसेस भी हमें आने बहुत ज़रूरी हैं। इस क्लास में अभी हम एक एक टेंस को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये ओवरव्यू है हमारे पास कि टेंसेस की क्या पहचान होती है और कहाँ कहाँ पर उनको रखा जाता है। देखिए हमारे पास टाइम पीरियड सिर्फ 3 ही है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब है जो अभी होता है या हो रहा है, पास्ट जो बीत गया और फ्यूचर जो फ्यूचर में होगा, भविष्य में होगा। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, तो इन्हीं को हम डिवाइड कर देते हैं टाइम पीरियड के ही अकॉर्डिंग, इंडेफिनिट में, कॉन्टिन्यूस में, परफेक्ट में एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। सबसे पहला टेंस आता है हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते है आता है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। ये हम पढ़ते ही आ रहे हैं, लेकिन जब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो कुछ इस तरह से नहीं पढ़ेंगे। पास्ट में क्या हुआ, पास्ट इंडेफिनिट। तो जिस वाक्य के अंत में आ जाए आ, ए, ई, जो काम हमने बोलने से थोड़ी देर पहले कर दिया वो पास्ट इंडेफिनिट में रखा जाता है। ये पहले दो टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगे बताऊंगा किस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे मैं गया, तो गया के लास्ट में क्या आ गया, आ। मैं गया था, ये वाला टेंस पास्ट में नहीं आएगा। उसके बाद है फ्यूचर इंडेफिनिट। तो जिस वाक्य के अंत में आ जाएगा गा, गे, की, वो होता है फ्यूचर इंडेफिनिट। उसी तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है लगातार। तो जो काम कॉन्टिन्यूटी में हो रहा है, तो जिस वाक्य के अंत में आ गया रहा है, रही है, वो होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस, यानी कि पास्ट में कॉन्टिन्यूटी में था। जिस वाक्य के अंत में आ जाए रहा था, रही थी, रहे थे। फिर फ्यूचर, और ये लाइन कौन सी है, कॉन्टिन्यूस की। तो यानी कि जो फ्यूचर में कॉन्टिन्यूटी में हो रहा होगा, जिस वाक्य के अंत में आ जाएगा रहा होगा, वो हमारे पास आ गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। अब है परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। तो देखें जिस वाक्य के अंत में आ जाए आ है, यानी कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। जिस वाक्य के अंत में आ जाए चुका था, वो हो गया पास्ट, और ये लाइन है परफेक्ट की, पास्ट परफेक्ट। जिस वाक्य के अंत में होगा चुका था, चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे, वो हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट। उसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब देखें परफेक्ट का ये भी ले लेंगे हम, कॉन्टिन्यूस का रहा है भी आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है, जिस वाक्य के अंत में रहा है प्लस टाइम, जैसे इसमें है मैं बोल रहा हूँ, मैं सुबह से बोल रहा हूँ, तो सुबह से क्या आ गया हमारे पास, टाइम, वो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में रहा था प्लस टाइम, वह सुबह से बोल रहा था। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में रहा होगा प्लस टाइम, वह कपड़े धो रहा होगा, वह सुबह से कपड़े धो रहा होगा, तो होगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब देखिए इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेंसेस कौन से हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट। देखें इसमें से अलग तरीके से क्वेश्चन बनता है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद रहा है प्लस टाइम, इनमें सिंस फॉर का यूज़ किया जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट एंड इसको भी पूछ लेते हैं, पास्ट परफेक्ट को, और ये लास्ट के इंपॉर्टेंट तो है ही। अब इन्हीं टेंसेस को हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस को, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। देखें सबसे पहले हमारे पास आया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब कईयों को हिंदी से इंग्लिश बनाने में दिक्कत आती है, तो देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करने से पहले हम कोई भी सेंटेंस हिंदी में लिख देते हैं कि राम खाना बनाता है। अब ये नॉर्मल सा हमारे पास कोई सेंटेंस है, अभी इसको टेंस में नहीं देखते हैं। जब भी किसी सेंटेंस की हम इंग्लिश बनाते हैं तो कॉमन सा रूल सभी के लिए यूज़ करते हैं हम। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब का यूज़ किया जाता है, और उसके बाद लास्ट में हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाता है, ऑब्जेक्ट। जब भी हम किसी सेंटेंस की हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं तो इंग्लिश का एक ही रूल होता है कॉमन, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में काम करने वाला, यानी कि परफॉर्मर। वर्ब का मतलब होता है किसी भी सेंटेंस में काम, यानी कि काम क्या होता है। और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, जिसके ऊपर काम होता है, ये हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट। अब इस रूल को हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं। जैसे राम खाना बनाता है, सबसे पहले परफॉर्मर, परफॉर्मर कौन है, राम, राम सब्जेक्ट हो गया, हमने लिख दिया राम। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, वर्ब।
यानी कि काम, देखो खाना काम नहीं है, बनाना काम है, तो बनाने की इंग्लिश पहले आ जाएगी कुक्स। जिसके ऊपर काम होता है लास्ट में हमारे पास खाना बच गया, ये आ गया हमारे पास फूड। राम कुक्स फूड। जब भी हम हिंदी से इंग्लिश बनाएंगे तो पहले क्या ढूंढेंगे? सब्जेक्ट ढूंढेंगे, वर्ब ढूंढेंगे, ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। और यही फॉर्मूला आपने कहाँ यूज़ करना है? जहाँ पर पैरा जंबल्स आते हैं। आगे पीछे लिखा होगा, कहीं पर सब्जेक्ट पहले लिख दिया होगा, सब्जेक्ट तो पहले आता है, कहीं पर ऑब्जेक्ट पहले लिख दिया होगा, वर्ब पहले लिख दी होगी। तो सबसे पहले आप क्या ढूंढेंगे? सब्जेक्ट ढूंढेंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं पहला टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, अब बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते है आता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। लेकिन इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो किस तरह से, जब भी हम अपनी डेली रूटीन के बारे में बताएंगे कि हम पूरा दिन क्या करते हैं, हर दिन क्या करते हैं। जैसे डेली रूटीन है हमारी, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं कॉलेज जाता हूँ, मैं मंदिर जाता हूँ, वो क्या हो गई? डेली रूटीन हो गई। उसी तरह से हैबिचुअल एक्शन, जो भी हमारी आदतें होती हैं उनकी इंग्लिश भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनती है या प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही बनती है। इंडेफिनिट को ही हम सिंपल टेंस भी कहते हैं। हैबिचुअल एक्शन क्या हो सकता है? जैसे वह सुबह जल्दी उठता है तो हमारी हैबिट्स हो गई, वह सुबह लेट उठता है, बैड हैबिट्स हो गई। वह सिगरेट पीता है, हैबिट हो गई। इसके अलावा जब भी हम अपनी हॉबीज़ के बारे में बताएंगे वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बताएंगे। जब भी हम जनरल ट्रुथ्स की बात करेंगे, जो बातें बिल्कुल सच्ची होती हैं, जैसे पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, इंग्लिश बनेगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में सूर्य पृथ्वी या पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो इसकी टेंस भी बनेगा, इसका इंग्लिश भी बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये भी एक जनरल ट्रुथ है। इसके अलावा जो रिपीटेड टास्क होते हैं, रिपीटेड टास्क, अब एक काम तो हम डेली कर रहे हैं, एक डेली नहीं कर रहे, कुछ टाइम पीरियड के बाद करते हैं। जैसे वह हफ्ते में एक बार मंदिर जाता है, हम हर साल दिवाली मनाते हैं, तो ये हो गया हमारे पास रिपीटेड टास्क। तो ये हमारे पास पॉसिबल डेफिनेशन है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। अगर हम हिंदी में इसको नहीं करें तो हमें इंग्लिश में ये चीज़ें देखनी पड़ेगी, लेकिन हिंदी से इंग्लिश बनाएंगे वो वाला भी इम्पॉर्टेंट है। अब हम याद रखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो सब्जेक्ट होता है, शुरू में हमने एक रूल पढ़ा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट 2 टाइप्स का है। एक सब्जेक्ट है सिंगुलर सब्जेक्ट और एक हमारे पास आता है प्लूरल सब्जेक्ट। इनको याद रखना पड़ेगा, ये सारे टेंसेस में काम आते हैं। आगे इंग्लिश के जितने भी रूल्स हैं वहाँ पर भी ये काम आएंगे। तो सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? जो सिंगल होते हैं। जैसे देखें, ही वह लड़का है, सिंगल है। शी वह लड़की, एक। इट वह, यह भी एक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही शी इट। फिर किसी भी व्यक्ति का नेम आ जाए वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट। किसी भी एनी नेम एनी प्लेस नेम, किसी भी प्लेस का नेम आ जाए, किसी वस्तु का नेम आ जाए, तो वो भी क्या होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। इसके अलावा चाइल्ड, जो एक होंगे, बॉय, गर्ल, पर्सन, ये क्या है? हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है। फिर इसके अलावा देखें, हमारे पास वर्ड है एवरी बडी। तो एवरीबडी का मतलब होता है हर एक। इसका मतलब सभी नहीं होगा, हर एक का मतलब है सिंगुलर। एवरीबडी एवरीवन, नोबडी नो वन, समबडी समवन। तो इनको आपको याद करना पड़ेगा। याद रखेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं। इसके अलावा आपने ये वर्ड्स भी देखे होंगे कि आई सिंगुलर है और यू भी सिंगुलर है। आई भी एक है और यू भी एक है, लेकिन इनको हम सिंगुलर सब्जेक्ट में नहीं रखते। बस इन्हीं को याद रखेंगे कि आई को हमने कहाँ रख दिया है? प्लूरल में, और यू को भी हमने रख दिया है प्लूरल में। है सिंगुलर, लेकिन जब इनका रूल बनेगा तो किसके अकॉर्डिंग बनेगा? प्लूरल सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग बनेगा। आई और यू सिंगुलर है लेकिन इनको रखा हमने प्लूरल में। बाकी जितने भी प्लूरल हैं, जैसे वी हम, बहुत सारे, दे, अगर फादर लिखा है तो सिंगुलर में आएगा,
अगर पेरेंट्स लिख दिया है तो वो आएगा प्लूरल में, पेरेंट्स। उसी तरह से ब्रदर्स, प्लूरल। अगर एक होगा तो सिंगुलर में। चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाता है प्लूरल में, बॉय का बॉयज़ हो जाएगा, गर्ल का गर्ल्स हो जाएगा, पर्सन का पीपल हो जाएगा, एक्सेट्रा। उसके बाद जैसे हमारे पास एक ही पैंट है जीन्स, तो उसको जीन नहीं कहते, जीन्स कहते हैं। दो टांगों की वजह से वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही लिखा जाता है। जैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये वाले टॉपिक हम नाउन चैप्टर में करेंगे। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस प्लूरल वर्ड है, इसका सिंगुलर नहीं होता। आपको ये याद करना पड़ेगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं। अगर आपको ये आते हैं तो हमारा टेंसेस हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा, सारे के सारे टेंसेस क्लियर हो जाएंगे। चलिए, ये आप नोट्स बनाते रहें साथ साथ में। देखिए, अब जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में पॉजिटिव सेंटेंसेस का रूल बनाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में दो तरह का है, एक है सिंगुलर और एक है प्लूरल। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और साथ में हमें एस और ई एस लगाना पड़ेगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस और ई एस नहीं लगाएंगे और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे मान लीजिए, और एक और चीज़ याद रखेंगे, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें कभी भी हम इज़, एम, आर, आई एन जी इनका यूज़ नहीं करते हैं, वॉज वर का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि वह स्कूल जाता है, तो पहले तो ये हमें पता चल गया, हिंदी से इंग्लिश में ही देखेंगे, वह स्कूल जाता है डेली रूटीन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। रूल लगाएंगे ये वाला, सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आ गया तो सब्जेक्ट के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, ही, वह स्कूल जाता है, यही काम करता है। अब आप चेक करें जो सिंगुलर प्लूरल थे उसमें ही सिंगुलर था या प्लूरल, सिंगुलर में रखा था। ही क्या होता है, सिंगुलर, तो वर्ब क्या है, गो। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब कैसे आएगी, इसके साथ लगाना पड़ेगा हमें ई एस, ही गोज़ टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। अगर यहीं पर ही की जगह होता बहुत सारे, जैसे वे, ही की जगह आ जाता दे, तो दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, वे स्कूल जाते हैं, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, दे गो टू स्कूल, क्योंकि इस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस और ई एस नहीं आता है। लेकिन अगर यहीं पर ही हम ऐसे लिख दें, मैं स्कूल जाता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट है मैं, आ गया आए। अब याद रखें, आए है सिंगुलर सब्जेक्ट, लेकिन कम कहाँ रखा है हमने इसको, प्लूरल में, प्लूरल सब्जेक्ट्स में रखा है, तो रूल भी प्लूरल वाला ही लगेगा। यहाँ पर आएगा आई गो टू स्कूल। ठीक है, इन टेंसेस को ध्यान से याद रखेंगे, कहाँ पर एस लगेगा कहाँ पर नहीं लगेगा। जब हम रूल्स पढ़ेंगे, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, वहाँ पर ये सारे वर्ब से रिलेटेड ही क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर हुआ ये हमारे पास रूल हो गया पॉजिटिव सेंटेंसेस का। अब देखते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, उनमें कौन सा रूल यूज़ किया जाता है। नेगेटिव मीन्स जिस सेंटेंस में नॉट आ गया, तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो नहीं के लिए हम यहाँ यूज़ करते हैं डज नॉट, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो यूज़ करते हैं डू नॉट नहीं के लिए, उसके बाद वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब वर्ब के साथ एस और एस नहीं लगाएंगे क्योंकि ई एस यहीं पर ही लग गया है। जैसे वह सच नहीं बोलता है, ता है आ गया, नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं यहाँ पर लगा हुआ है, वह के लिए आ गया ही। अब नहीं लगा हुआ है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है ही के साथ क्या लगाएंगे हम, डज नॉट, डू नॉट नहीं लगाएंगे। ही डज नॉट बोलने की इंग्लिश होती है स्पीक द ट्रुथ, सच बोलना। ही डज नॉट स्पीक द ट्रुथ। ठीक है, उसी तरह से अगर यहाँ पर कोई प्लूरल सब्जेक्ट है, जैसे तुम, मंदिर नहीं जाते,
तो नहीं जाते हो, ते हो, ता है, ती है, ते है आ गया है, प्रेजेंट है। नहीं आ गया, नेगेटिव है। अब देखिए यू है तो सिंगुलर, लेकिन कहाँ रखा था हमने इसको? प्लूरल सब्जेक्ट्स में। जब प्लूरल है तो नहीं के लिए क्या आएगा? डू नॉट। यू डू नॉट गो टू टेम्पल। यू डू नॉट गो टू टेम्पल। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए लास्ट में क्वेश्चन करेंगे किस तरह से एग्जाम्स में बनते हैं, वो लास्ट में बताऊंगा मैं। नेगेटिव सेंटेंस हमारा क्लियर हो गया। अब है नेक्स्ट इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन फॉर्म वाला सेंटेंस। अब क्वेश्चन फॉर्म में क्या होगा? क्या वाला सेंटेंस होगा? तो क्या के लिए हम सबसे पहले डज और डू लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर है तो क्या के लिए डज पहले आ जाता है, प्लूरल है तो डू पहले आ जाता है, उसके बाद वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड साइन ऑफ इंटेरोगेशन। जैसे हिंदी में हम एक सेंटेंस देखते हैं, क्या वह स्कूल जाता है, क्वेश्चन फॉर्म। अब यहाँ पर क्या आ गया है? क्या, ये क्या है? सब्जेक्ट, ये वर्ब ऑब्जेक्ट। तो अगर वह की इंग्लिश है ही, तो क्या के लिए क्या लगाना पड़ेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या में क्या आता है? डज। डज ही गो टू स्कूल। उसी तरह से क्या तुम उसे पहचानते हो, तो ते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब तुम हमारे पास कौन सा सब्जेक्ट होता है? होता तो सिंगुलर है, लेकिन कहाँ रखा है इसको? प्लूरल में। तो प्लूरल में क्या के लिए क्या आएगा? डू। डू यू। डू यू पहचानने की इंग्लिश होती है रिकॉग्नाइज। उसे, लड़का है तो लिख दिया हमने हिम। डू यू रिकॉग्नाइज हिम। बस आपको यही ध्यान रखना है कि डू और डज कहाँ पर आएगा। जैसे हिंदी में हम डिटेल में इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि अभी नाउन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस बनते हैं बहुत सारे, लास्ट में बताऊंगा एक। अब एक बार और सेंटेंस देख लेते हैं इसी में। जैसे मान लो हमारे पास इसी तरह का कोई सेंटेंस है और उसमें लिखा है वह स्कूल क्यों, या कैसे, या कब, या किसके साथ जाता है। देखिए ये भी क्वेश्चन फॉर्म ही है, बस इसमें बीच में हमने ऐड कर दिए हैं ये वाले वर्ड्स। वह स्कूल क्यों जाता है, कैसे जाता है, कब जाता है, किसके साथ जाता है। अब क्यों की इंग्लिश क्या होती है? वाई। कैसे की इंग्लिश होती है? हाउ। कब की इंग्लिश होती है? व्हेन। और किसके साथ की होती है? विद whom। जब भी इस तरह का कोई सेंटेंस हो, बीच में ये वाले वर्ड्स आ जाएं, है क्वेश्चन फॉर्म, तो रूल तो यही रहेगा। लेकिन जो ये वाले वर्ड्स हैं इनकी इंग्लिश जो भी बनेगी वो डू डज से पहले लगा देंगे। यहाँ पर WH, देखो इनकी इंग्लिश WH से बन रही है, WHY। कैसे की HOW हाउ, वैन की WHEN और विद होम की WHOM। तो WH फैमिली डू डज से पहले आ जाएगी। जैसे वह स्कूल क्यों जाता है, तो पहले क्यों की इंग्लिश लिख देंगे वाई। अब रूल के अकॉर्डिंग पहले डू डज आना चाहिए। वाई डज ही गो टू स्कूल, वाई डज ही गो टू स्कूल। अगर यहाँ पर है वह स्कूल कैसे जाता है, तो पहले लिख देंगे कैसे की इंग्लिश हाउ, फिर से वही डज ही गो टू स्कूल। ऐसे नहीं करेंगे वाई ही गोज टू स्कूल, वो गलत है। जब भी क्वेश्चन फॉर्म हमारे पास हो तो सब्जेक्ट से पहले डू डज आना चाहिए। आई होप कि आपको ये पहला टेंस क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह से एग्जाम में ये बनते हैं। जैसे नाउन में एक वर्ड आ गया हमारे पास कैटल। कैटल ग्रेज इन द फील्ड। कैटल ग्रेज इन द फील्ड। और एक और लिखते हैं हम एथिक्स डिमांड ऑनेस्टी। अब दोनों ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हैं। कैटल, कैटल का मतलब क्या होता है? बहुत सारे पशु।
बहुत सारे पशु, बहुत सारे पशु फील्ड में चरते हैं। कैटल क्या है हमारे पास? सब्जेक्ट। ग्रेज क्या है? वर्ब। और द फील्ड क्या है हमारे पास? ऑब्जेक्ट आ गया। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब हमने लगाई है। नीचे हमारे पास वर्ड है इथिक्स। इथिक्स का मतलब होता है नीति शास्त्र। ये क्या है हमारे पास? सब्जेक्ट। और डिमांड क्या है हमारे पास? वर्ब। अब देखो, जब भी वर्ब को हमने प्लूरल बनाना है तो उसके साथ एस और एस नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे पास है तो सिंगुलर ही वर्ब चाहिए। तो यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा एस। इथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी। बस इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड। इथिक्स में ईमानदारी की ज़रूरत होती है। ती है, ता है, ती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब हमने लगाई, डिमांड के साथ लगाना पड़ेगा एस। एग्ज़ाम में नहीं लगाया होगा, ठीक है। तो बस इस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे। आज हमने पहला टेंस किया है। अब इसके साथ नेक्स्ट वीडियो में हम 2-3 टेंसेस इकट्ठे कर लेंगे। आज के लिए यही करें। ओके देन, गुड बाय एवरीबॉडी।